नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे ये ईएमआई वेबिनार जो धन की बात हमने ब्रांड किया है इसका सितंबर महीने वाली अपडेट में तो शुरू करते हैं इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी पे। जैसे आपको पता है हमने पिछली वेबिनार्स में भी डिस्कस किया था, ये वर्ल्ड की रिस्पॉन्स इस कोरोना वायरस की महामारी के ऊपर तीन प्रांग्ड थी। एक थी रेट कट की एक्शन, दूसरी मॉनेटरी स्टिमुलस, तीसरी फिस्कल स्टिमुलस। यानी रेट कट में करीबन 177 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के साथ 200 बेसिस पॉइंट 2% के लेवल पे जो थी आज 0.2% के लेवल पर। तो सस्ता पैसा बहुत है वर्ल्ड के अंदर। इसके साथ ही G4 बड़े देश जो है उन्होंने अपना बैलेंस शीट भयंकर एक्सपैंड किया करीबन 30%। तो भयंकर पैसा भी लगाया इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंटों ने भी भयंकर जीडीपी की इस्तेमाल किया कि 4% जीडीपी का उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि एक रिकवरी आ जाए। जैसे उन्होंने जॉब रिटेंशन स्कीम या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस या बिजनेस के लिए लोन, ऐसे करके एक वर्ल्ड को रिकवरी के पाथ पर डालने की कोशिश की। इसलिए आज उम्मीद है कि करीबन एक वी शेप रिकवरी आने की उम्मीद है। दो चीज इसके पीछे, एक तो इसके साथ उन्होंने एक लॉकडाउन का भी जो इम्प्लीमेंट किया तो उधर इन्फेक्शन को कंटेन कर दिया कुछ शहर के अंदर। और सेकंड चीज है कि एकदम पूरे जोर लगा रहे हैं वैक्सीन या क्यूर डिस्कवर करने के सभी देशों में, इसराइल में, यूके में, रशिया में, सभी देशों में। और ये शायद उम्मीद ये है कि एक साल के अंदर ये आ जाए तो फिर समझिए कि वर्ल्ड को एक फ्यूचर आउटलुक भी ऑप्टिमिस्टिक लगने लगेगी, तो वी शेप्ड रिकवरी बनने की एक आशा रख सकते हैं। इस हालत में ये सब चीज करने के बाद अब वर्ल्ड की स्थिति कैसी दिख रही है, इसको देखने के लिए हम आइडेंटिफाई करके कुछ ग्रीन शूट्स जो हमें डायरेक्शन बताएं कि क्या ये वी शेप असलियत में हो रही कि नहीं हो रही है। तो अमेरिका दब से उम्दा देश है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि कैसे बाकी देश का भी प्रोग्रेस रहेगा। तो अमेरिका के अंदर ये बहुत एक खास चीज जो सामने आई है कि रिटेल वाले लोग जैसे वॉलमार्ट दुकान है, अमेजोन है, होम डिपो है, वहां पे आप देखिए हर नाम के पीछे मैंने 3 बार लगाया है, एक पीली बार, एक व्हाइट कलर की बार और एक ब्लू कलर की बार। तो यह क्या दिख रहा है आपको कि एक साल पहले इस साल 2 साल का सेल्स कैसे था, इस साल लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया, यानी महामारी से बाहर आते हुए सेल्स कैसे बढ़ेगी और एक्चुअल रियलिटी में क्या निकली। तो अब से सभी रिटेल्स के अंदर इस साल की जो सेल्स है वो नॉट ओनली लास्ट ईयर के सेल्स से बेहतर रही है, मगर जो फोरकास्ट किया हुआ है उससे भी बेहतर। यानी रिकवरी उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ रही है रिटेल क्षेत्र में। और इसके साथ जो बड़ी एक अच्छी चीज जो हुई है रिटेल के लिए वो है कि 30 साल की हाउसिंग लोन की रेट आज 3% से नीचे आ गई है, फिक्स्ड रेट लोन मान लीजिए। तो कितना सस्ता है अभी घर खरीदना उधर अमेरिका में। तो उसके साथ नेचुरली 2007 यानी 13 साल के बाद न्यू होम सेल्स उस हाइक लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे 2007 में थी। और सेकेंड हैंड घर की सेल्स भी 2006 के लेवल तक पहुंच गई है। तो ये एक अच्छा रिकवरी का मायना है। इसके साथ आप देख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेगमेंट में आपको वी शेप सामने क्लियरली दिख रहा है, राइट। और इसमें खास चीज यह है कि पिछली बार जब एक रिसेशन हुई थी दुनिया में 2008 वाली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर आया था, मगर लगे थे करीबन 3 साल रिकवरी आने में। 2 जनवरी जून 2008 से मार्च 2011 तक लगा रिकवरी आने के लिए, मगर इस बार बस 6 ही महीने में आपने देखा कि वापस बाउंस बैक हो गया है मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर। तो नेचुरली अमेरिका की जो फॉरवर्ड लीड इंडिकेटर इंडेक्स कहते हैं, परचेज मैनेजर इंडेक्स PMI, उसकी लेवल एकदम अप्रैल में गिर गई थी। तो अब वो बढ़ते बढ़ते 50 को पार कर दिया। तो ये 100 के ऊपर बेस होता है, तो 50 के ऊपर समझिए आधा से ज्यादा लोग आने वाले दिन में ऑर्डर बुक बढ़ते हुए देख रहे हैं। यानी ये रिसेशन से अमेरिका बाहर आने की एक गुंजाइश है। अब अमेरिका से बाहर जाके थोड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या स्थिति चल रही है, तो ये देखिए सभी देशों के ऊपर अनलॉक स्टेज होने के कारण मोबिलिटी, जो एप्पल की मोबिलिटी की 10th रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़त दिख रहा है। ट्रांसिट यानी एक देश से दूसरे देश जाने वाले लोग ये भी बढ़ रहे हैं। और फ्लाइट के थ्रू जो ग्लोबल शेड्यूल फ्लाइट है वहां उतनी जल्दी रिकवरी नहीं है, मगर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बढ़ने लगा है। तो एट द सेम टाइम
होटल में जाके खाना खाना, ये भी देखिए कई देश के अंदर अभी बढ़त शार्प दिख रही है। और यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी सेम अमेरिका वाली स्थिति दिखा रही है कि धीरे धीरे बढ़कर आज 50 से ज्यादा के लेवल पर आ गई है। अब एक और देश के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, वो चीन, क्योंकि चीन का क्या है कि पहली महामारी उधर ही आई, याद है आपको, तो कंट्रोल भी उन्होंने पहले किया था, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी भी सबसे आगे आ रही है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो शायद किस तेजी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आगे बढ़ सकती है, इसमें एक मायना लग सकता है, तो उसको मार्केट भी फोकस कर रही है। तो चीन के अंदर देखिए कि पब्लिक वाली पैसेंजर कार और इंडस्ट्री वाली हैवी ट्रक्स दोनों में आपको फरवरी मार्च में ही आपको एक वी शेप रिकवरी दिखा, उसके बाद थोड़ी फ्लैटन हुई, मगर क्योंकि फ्लड्स आए हुए थे चाइना में, और उसके बाद वापस बढ़त शुरू हो गई। तो चीन एकदम बढ़त की स्टेज में आ गया है, और वहां पे कई इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो कई डिफरेंट लेवल्स ऑफ वीक के शेप में ही रिकवरी वहां पे भी सामने दिख रही है। ऐसी हालत में चीन का तो लेवल करीबन अप्रैल मार्च से ही 50 के ऊपर आ गया था पीएमआई, और स्टेडी है 50 के ऊपर, यानी चीन इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ चुकी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चीन का जो पीएमआई का रिकवरी था 2 महीने पहले, जबकि यूएस और यूरोप की, तो ये लीड इंडिकेटर बनता है कि जैसे चीन को ट्रैक करेंगे तो बाकी देश का भी हमें आउटलुक कैसे लगेगा ये हम जज कर सकते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड में भी करीबन 82% देशों में पिछले महीने के माफिक पीएमआई बढ़ती दिख रही है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में भी एक शार्प अच्छी वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है। तो यही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वी कैसे है कि चाइना का येलो लाइन है सबसे आगे, और एडवांस कंट्रीज का ब्लू है सबसे नीचे, बीच में है ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट और ओवरऑल वर्ल्ड, राइट। यानी एग्जैक्ट नंबर में देखें तो इस साल की जो कटौती है जीडीपी में वो करीबन 5% से एक नीचे 4.9, और अगले साल ही आईएमएफ का एक्सपेक्टेशन कि वर्ल्ड की ग्रोथ करीबन 5.4% पॉजिटिव में बदल जाएगी, यानी 10% की जीडीपी में फासला, और एडवांस देशों में 4.8 और इमर्जिंग में 5.9, यानी करीबन 6% के आसपास इमर्जिंग कंट्री की अगले साल की ग्रोथ आगे दिख रही है। तो इसके लिए हमने पीएमआई देखा अलग अलग, यूएस, यूरोप, चाइना का, मगर इंटर कंट्री अगर आपको ग्रोथ की डेवलपमेंट देखनी तो ट्रेड एक इंडिकेटर है। तो ट्रेड के लिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एक इंडिकेटर है, जो शिपिंग की रेट, जो फ्यूचर में शिप बुक करने वाली रेट आपको दिखती है। तो वहां पे भी देखिए कि महामारी के पहले ये 1090 के लेवल पे था, 1019, और एकदम महामारी के कारण 600 पे करीब 40% गिरावट, और उसके बाद अभी जो रिकवरी आई है उसमें दुगने हो गई है। तो समझिए कि वर्ल्ड ट्रेड भी एक वी शेप रिकवरी के पाथ में है। तो फाइनली इंटर कंट्री ट्रेड भी आपको बढ़ते हुए सामने दिख रही है। तो ये सब चीज के कारण ग्लोबल मार्केट में क्या असर हुआ था कोविड का, और अब देखें तो पहली चीज है कि अमेरिकन मार्केट में लोगों ने पैसे कैश में रख दिया था जब क्राइसिस आई, तो करीबन $3.5 ट्रिलियन कैश में विदाउट इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। तो जैसे वी शेप रिकवरी देखी, ये पैसा इक्विटी में जाने के लिए तैयार है, और हमारा मानना है कि करीबन ये 3.5 ट्रिलियन में से एटलीस्ट $2 ट्रिलियन आपको इक्विटी मार्केट में निवेश हो सकता है। इसके साथ जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकला, जो ईटीएफ से पैसा निकला, क्योंकि रिस्क के एसेट है वो, तो बाहर निकला, तो वो भी अभी इस स्थिति पे पहुंच गई है, यानी एक 1% माइनस ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप, जहां से हर बार रिसेशन के बाद आपको वापस इनफ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड आ जाती है। तो उस लेवल पे अभी भी आप पहुंचे, रेड सर्कल आप देख रहे हैं, तो अभी भी वो सही वक्त है कि मार्केट में इक्विटी में पैसा आना शुरू होना चाहिए। और यही हम देख रहे हैं कि जो सेफ्टी थी, जैसे गोल्ड या 10 ईयर यूएस बॉन्ड्स, वहां पे जो पैसा जा रहा था कोविड के इम्पैक्ट के टाइम में, देख रहे हैं हम 4% गोल्ड में बढ़त हुई थी 1 साल के रिटर्न में, और करीबन 102 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट था यूएस 10 ईयर में। जब फिक्स इनकम में कब गिरावट आती है, जब पैसा जाता है, यानी उतना पैसा गया था क्राइसिस के वक्त पर। मगर अब जो वी शेप रिकवरी आपके सामने दिख रही है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक तरफ गोल्ड का अभी दिलचस्पी थोड़ी बाकी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी सामने है, तो लोग अभी भी गोल्ड में निवेश थोड़ा कर रहे हैं। मगर ऊपर वाली टेबल में देखिए 1 महीने का रिटर्न गोल्ड का -5%, यानी धीरे धीरे अभी भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो रहा है और पैसा बाहर निकल रहा है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें, वहां पे भी देखिए करीबन 86 बेसिस पॉइंट्स, राइट,
0.86% नीचे 1 ईयर रिटर्न में बदला, यानी पैसा इंटरेस्ट रेट सेफ एसेट से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ गोल्ड से, और यहाँ से बाहर निकल के इक्विटीज में जा रहा है। तो इक्विटीज में देखिए डाउ जोन्स का इंडेक्स में देखिए एक महीने में थोड़ा फ्लैटिश है, क्योंकि रिसेंटली थोड़ी इलेक्शन रिलेटेड अनसर्टेनिटी सामने दिख रही है, मगर उससे पहले 3 महीने, 6 महीने और 3 साल तक की रिटर्न पॉजिटिव में आ गई। और ये वी शेप रिकवरी की बात करें तो 16 से 19% ब्रॉडर इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स और S&P का है, और नास्डॉक जो एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वहां पे करीबन 33% का आप बढ़त देख पा रहे हैं। तो नेचुरली एक वी शेप रिकवरी जो इकोनॉमी में है उसको बैक करते हुए पैसा भी गोल्ड और फिक्स्ड इनकम से निकलते, कैश से निकलते आज वापस इक्विटी में शुरुआत कर रहा है। तो ये थी वर्ल्ड की एक समरी, राइट। तो इस वर्ल्ड की समरी से अब हम पहुंच जाते हैं अपने देश के ऊपर, राइट। तो अपडेट ऑन इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक कैसी है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में कोविड क्राइसिस के पहले ही पिछले 2-3 साल से ही स्लो डाउन जारी है। करीबन आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जीडीपी के 3 अंक होते हैं, सर्विसेज सेक्टर होती है, इंडस्ट्री सेक्टर होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तीनों मिला के आप देख रहे हैं, उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। कैसे क्वार्टर 2018 के लास्ट क्वार्टर 17-18 के टाइम से ही आपको सीधे गिरावट, राइट। तो हमारे देश तो एक स्लो डाउन और मैन्युफैक्चरिंग का खास तरह की बहुत स्लो डाउन हो रहा था। इसी हालत में आई कोविड की महामारी, और हमने क्या किया था, एक ह्यूमन कंसिडरेशन था कि इस महामारी को फैलने से हमारी देश की आबादी पे बहुत भयंकर असर हो सकता है, इसलिए हमने भी बहुत सख्त, बहुत सिवियर लॉकडाउन लगाया, एकदम वर्ल्ड में सबसे सिवियर आप मान लीजिए, और करीबन 4-5 हफ्ते के लिए हमने उसको ऐसे ही रखा। तो इसके कारण मेडिकली हमारे पास बहुत जबरदस्त सक्सेस आई। कैसे कह सकते हैं, देखिए ये है इंडिया का मैप। जब अनलॉक शुरू कर रहे थे तब क्या हुआ कि खाली अर्बन सेंटर के अंदर जो लाल निशान में है, लाल कलर में है, वहीं पे ये महामारी को कंट्रोल कर दिया था, और ज्यादातर देश को, ऐसे भारत कहते हैं इसको, उसमें महामारी नहीं फैली। तो रूरल इंडिया के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वक्त था, क्योंकि अब तभी क्या हुआ था, रबी की फसल कटी थी और पैसा था घर लोगों के हाथों में, और उस वक्त में खरीफ का सोइंग की शुरुआत, मानसून की भी अच्छा ऐलान हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर महामारी को हम नहीं कंट्रोल करते तो खरीफ क्रॉप में भी बहुत असर आ जाता। मगर ये अच्छी चीज करने से गवर्नमेंट ने रूरल इंडिया को बैक इन बिजनेस करा दिया। मगर अगर बात करें, ये लॉकडाउन ने मेडिकली सक्सेस दे दिया इनिशियली, मगर इकोनॉमी में इसका असर बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सब लोग घर के अंदर फंस गए थे। तो कोई काम पे नहीं जा रहा था, कोई जाके सिनेमा नहीं जा सकता था, कोई बाहर जाके कुछ खर्चा नहीं कर सकता था। तो नेचुरली इकोनॉमी पर इतना दबाव आ गया, तो गवर्नमेंट को चॉइस ही नहीं था कि थोड़ा अनलॉक की शुरुआत, तो अनलॉक 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दिया तो ईज द प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, देखते हैं। अब इसके साथ गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो अनाउंस किया 21 लाख करोड़ में, 8 लाख करोड़ आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी और 13 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने अपने आप तरफ से कुछ खर्चा करने की ऐलान किया। उसमें गारंटी का भी इस्तेमाल हुआ, और ज्यादातर उन्होंने 2-3 सेक्टर के ऊपर फोकस किए, एक एनबीएफसी सेक्टर, एक एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, और तीसरा एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया के ऊपर, राइट। 3 क्षेत्र में उन्होंने अपना एक्शंस लिया। ये एक्शंस को मैंने लेफ्ट साइड में बताया कि क्या उनके एक्शंस थे और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ अभी तक, क्योंकि ये पूरा इम्प्लीमेंट होने से ही आपको इकोनॉमिक रिकवरी सामने दिख सकती है। तो देख रहे हैं आप कि करीबन सभी जगह में 30 से 40% के लेवल पे ही अभी तक ट्रांसमिशन हुआ है गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर प्रोग्राम का जो ऐलान किया था। खाली एक सिवाय एक, कौन सी चीज, जो वर्किंग कैपिटल फंडिंग फार्मर को देना था नाबार्ड के जरिए, वहां पे करीबन 83% डिसबर्स हो गया है। तो ये अच्छी खास की चीज है कि रूरल इंडिया के लिए उन्होंने पूरा जबरदस्त सपोर्ट दे दिया है। इसके साथ आरबीआई की तरफ से जो 8 लाख करोड़ लिक्विडिटी के साथ उन्होंने 115 बेसिस पॉइंट की लिक्विडिटी की इंटरेस्ट रेट भी कट किया था, उसमें भी पार्शियली ट्रांसमिशन हुआ है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो लोन, जिसने ऑलरेडी लोन ले लिया, वहां पे खाली 23 बेसिस पॉइंट का ये पास ऑन हुआ है। बाकी करीबन 80-90 बेसिस पॉइंट बैंक अपने खाते में रख रही है अपने प्रॉफिट बनाने के लिए।
और नए लोन जो दे रहे हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा, करीबन 72 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने कटौती करी है, बट वहां पे भी अभी करीबन 40 बेसिस पॉइंट का और कटौती बाकी है करना। तो उस हालत में भी यहाँ पे भी देखिए पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हुआ है, तो थोड़ा बहुत असर इकोनॉमी पर आया, पर और आना बाकी है। तो क्या उसका असर दिखा? बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप देख रहे हैं तो इंडिया की जीडीपी करीबन 24% गिरावट। वह G7 देश, बड़े देश की भी गिरावट हुई, बट किसी का हमारे तरफ नहीं हुआ। और चीन का देखिए एक्चुअली अभी पॉजिटिव ग्रोथ में भी ऑलरेडी आ गया। तो वर्ल्ड ओवर रिसेशन दिख रहा है, मगर चीन में ऑलरेडी पॉजिटिव ग्रोथ आ गई। और इंडिया पे सबसे बुरा असर हमारे देश के ऊपर हुआ है लॉकडाउन के कारण और कोविड महामारी। तो इस जीडीपी के 24% का ब्रेकअप देखिए तो 3 तरह से उसके हेडिंग है। डेटा को मत देखिए अभी, जिस मैं ग्राफ में आपको बता देता हूँ। अगर 3 चीज है इसमें, प्राइवेट सेक्टर जो कंज्यूम करती है, गवर्नमेंट जो कंज्यूम करती है यानी खर्चा करती है, और कैपिटल जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कुल मिला के करते हैं, ये एक तरह है। अब जीडीपी का ब्रेकअप देख सकते हैं। और एक तरफ तरीका है वो है सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। तो इस चीज को अगर ट्रैक करें तो कहां से ये 24% का गिरावट, किसका हाथ था उसके पीछे? आप देखें कि कंजम्पशन की ग्रोथ जो ऑलरेडी 2 साल से स्लो डाउन हो रही थी, मैंने बताया, तो करीबन 5-6% लेवल पे कंजम्पशन की बढ़त जा रही थी, उसका 2.5% हो गया लास्ट क्वार्टर में जबकि लॉकडाउन अनाउंस हुआ, पर इस क्वार्टर में 26% की गिरावट। तो नेचुरली जीडीपी के पीछे, गिरावट के पीछे कंजम्पशन का एक हाथ है। दूसरा हाथ है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब बनाना। तो वहां पे तो स्लो डाउन में बहुत जबरदस्त नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी लास्ट ईयर ही, मगर इस क्वार्टर में भयंकर 48% की थोड़ा कम ना गिरावट। तो कैपिटल फॉर्मेशन और प्राइवेट कंजम्पशन दोनों ने मिला के जीडीपी को गिराया और उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया, नहीं तो बात इससे भी और खराब होती है। गवर्नमेंट की कंजम्पशन जो करीबन डबल डिजिट लेवल 13-14, अभी 16% की बढ़त है। अभी ये 16% की बढ़त के बावजूद आपने 23% की जीडीपी की गिरावट देखी है। अगर ये 30% हो सकता है तो और गिर सकता है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि एक तरफ जब खर्चा करने की कोशिश है, दूसरी तरफ उनकी आमदनी, उनकी इनकम कट रही है, क्योंकि जीएसटी के कलेक्शन गिर रहे हैं, इनकम टैक्स के कलेक्शन गिर रहे हैं। उन्होंने भी रिफंड का बहुत डिस्बर्स भी कर दिया इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये इनकम डाउन होना और एक्सपेंडिचर बढ़ाना माने फिजिकल डेफिसिट के ऊपर बुरा असर लग रहा है। यानी पिछले साल हमने देखा कि करीबन 4.5% की जो फिजिकल डेफिसिट निकली थी, इस पहले क्वार्टर में ऑलरेडी 6% हो गया है हमारी फिजिकल डेफिसिट। तो आने वाले महीने में गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए इससे ज्यादा कुछ रूम नहीं होगा। रूम तब आएगा जब उनके पास इनकम बढ़ता है, चाहे कुछ डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे LIC की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी की कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करने से उनको थोड़ा इनकम आता है, तभी वो खर्चा और बढ़ा सकते हैं। ये है हालत एक तरह से जीडीपी की। दूसरी तरफ जीडीपी का जो स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा संबंध रखता है वो है कि जीडीपी को जीवीए के तौर पर, जो जीडीपी का गिरावट 24% था, यहाँ पे 23% का गिरावट था जीवीए में। वहां पे 3 क्षेत्र है ना, इंडस्ट्री, सर्विसेज और एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री का 38% गिरावट, सर्विसेज का करीबन 40% गिरावट और एग्रीकल्चर का 3% पॉजिटिव। तो इसका ट्रेंड लाइन भी देखें, टेबल के अंदर है, और ग्राफ के तरीके में दिखाता हूं आपको कि कैसे जो पॉजिटिव में चल रही थी सर्विस और इंडस्ट्री, मानते हैं कि कम पॉजिटिव, मगर अब तो जबरदस्त नेगेटिव में दोनों ने हाथ दिया है इस जीडीपी को गिराने में। एग्रीकल्चर ग्रोथ में हम पिकअप देख रहे हैं, बट फिर भी वो जबरदस्त पिकअप नहीं है, 3-3.5% की पिकअप हम देख रहे हैं। बट अगर एग्रीकल्चर 10-15% बढ़नी चाहिए तो और एक्शन चाहिए। मगर शायद क्योंकि खरीफ की सोइंग जो बाद में हम देखेंगे के कारण, शायद हम 2-3 क्वार्टर के बाद एग्रीकल्चर की ग्रोथ में और भी बढ़त देखने की गुंजाइश रख सकते हैं, राइट? तो अब ये सब जो कार्य गवर्नमेंट ने किया है आत्मनिर्भर का और RBI के थ्रू, उसका कुछ असर दिख रहा है, ये देखने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि क्या ग्रीन शूट सामने दिख रहे हैं। तो पहली चीज है कि जैसे मॉरेटोरियम का अनाउंसमेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ द लॉकडाउन, तो उसका खत्म होने के टाइम पर एक्सटेंड करने के बगैर गवर्नमेंट ने एक अच्छा रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क RBI के थ्रू अनाउंस कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और कामत कमेटी को भी फॉर्म किया है, जिससे आपको बोरोर का डेट बर्डन भी ईज हो सकता है।
क्योंकि एक साल में लोन देना है तो उसको 3 साल बढ़त करके उसको एनपीए ना रिकॉग्नाइज करके उसको भी कुछ रिलीफ दे सकते हैं, और बैंकों के लिए भी ये नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एनपीए एक अच्छी चीज हो सकती है। तो ये आरबीआई ये बहुत उम्दा स्टेप है जिसका असर हम आने वाले दिन में देख पाएंगे। इसके साथ हम पहले रूरल इंडिया पे थोड़ा ध्यान देते हैं। रूरल इंडिया के अंदर जैसे मैंने कहा आपको कुछ 3.5% की जीडीपी ग्रोथ भी आपने देखा। तो क्या है आउटलुक फॉर रूरल इंडिया? तो खरीफ की सोइंग अच्छी चल रही है, लास्ट सीजन से बेहतर। इसका एविडेंस कहाँ पे है देख लीजिए। 5 जून के हफ्ते से हमने हर हफ्ते ट्रैक किया है कि नॉर्मली जो सोइंग होता है उसका क्या प्रतिशत सोइंग हो चुका है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज करीबन 100% के लेवल पे पहुंच गया है एंड ऑफ अगस्त में, करेक्ट। और ये जो 100% का करीब लेवल है ये पिछले 7 साल में हमने नहीं पहुंचा था। तो अब देखिए 7 साल की 7 ईयर हाई पे है खरीफ की सोई। तो नेचुरली ये अच्छा खबर है रूरल एरिया के लिए। और ये खबर अल्टीमेटली कंजम्पशन में भी थोड़ी ट्रांसलेट हुई, क्योंकि 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटर और पैसेंजर कार खास करके एंट्री लेवल कार में भी आप देख रहे हैं कि अप्रैल में सबसे ज्यादा गिरावट नेगेटिव ग्रोथ, उसके बाद वो नेगेटिव जो है वो कम होते जा रहा है, यानी थोड़ी खरीदारी शुरू हो गई है रूरल सेक्टर से इन तरह के व्हीकल्स में। और रूरल के खास संबंध व्हीकल एक है, उसका नाम है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का देखिए जो एकदम भयंकर 84% नेगेटिव वायोवाई में गया था अप्रैल में, उसको अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 24% पॉजिटिव में आप पहुंची है। तो ट्रैक्टर की सेल्स में जबरदस्त एक अच्छी पिकअप दिख रही है। तो ये सब चीज के कारण जो लॉकडाउन के टाइम पे माइग्रेंट लेबर जो अर्बन एरिया से ग्राम के क्षेत्र में गए विलेजेस में, तो वहां पे गवर्नमेंट ने उनको नरेगा के थ्रू नौकरी दी, क्योंकि 40,000 करोड़ एडिशनल एलोकेशन किया था उन्होंने आत्मनिर्भर के अंदर। तो नेचुरली लास्ट में से इसमें आप कंपैरिजन देखें जॉब का डिमांड, तो करीबन 40% की बढ़त है जॉब के डिमांड में, राइट। तो अब ध्यान देते हैं अर्बन इंडिया। तो अर्बन इंडिया के कई इंडिकेटर आपको एक वी शेप में दिख रहे हैं, बट इतनी शार्प वी नहीं है जितनी रूरल में थी, और थोड़ा धीरे धीरे बढ़त सामने दिख रहा है। और कुछ स्पेशल चीज देखिए, ट्रैफिक की कंजेशन जो इंडिकेट करती है एक्टिविटी की लेवल, वहां पे आप देख रहे हैं बढ़त। फिर टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट देखिए कितने गिरावट के बाद एकदम से शूट हुई, क्योंकि सब लोग आज वर्क फ्रॉम होम और घर में बैठे टीवी तो जबरदस्त देखते हैं, तो टीवी का एडवर्टाइजमेंट में भी आप एक बढ़त देख पा रहे हैं। और इसके साथ फ्रेट की मूवमेंट में बल्क गुड्स जो फ्रेट में जाते हैं वो होती है सीमेंट, स्टील, कोल और फर्टिलाइजर। और इन सभी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि गिरावट के बाद एक राइज हो चुकी है, राइट। एक वी शेप फॉर्म हो रहा है, अलग अलग दिशा में हो रही है मगर वी शेप तो है। तो ओवरऑल फ्रेट की लेवल्स भी 65% से 79, 79 से 92, 92 से 95% लेवल तक पहुंच गई है ऑफ लास्ट ईयर। तो ये एक अच्छी खबर है इन ओवरऑल ट्रेड। ईवे बिल के थ्रू जो गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, राइट, उसका भी देखिए वी शेप रिकवरी सामने दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ट्रेंड भी बढ़ते हुए दिख रही है। और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कि रूरल के लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल प्रीवियस लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी उसी लेवल पे आज पहुंच चुकी है। और क्योंकि ज्यादा लोग माइग्रेंट लेबर रूरल में है, ओवरऑल इंडिया का नंबर भी आपको इम्प्रूव दिख रहा है। स्पेशली अर्बन को निकालना है तो शायद और भी वक्त लगेगा टू कम बैक टू द ओल्ड लेवल, बट ओवरऑल एक इम्प्रूविंग स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट का। और इसलिए जेफरीज करके एक जो ब्रोकिंग एनालिसिस हाउस है, उन्होंने एक सबको मिला के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर बनाया है। और उस इंडिकेटर से ये दिख रहा है, वी शेप तो दिख रहा है, मगर खास करके ये बात है कि 90% प्री कोविड की जो लेवल थी उस लेवल तक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आज पहुंच चुकी है। तो ये खबर अच्छी खबर है। नोमुरा ऐसे और एक कंपनी है जो भी ऐसे इंडेक्स कुछ क्रिएट करती है, उनका कहना है कि लॉकडाउन के पहले का लेवल तो पार कर चुकी है, मगर प्री कोविड के लेवल अभी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसी हालत में हमारे देश की पीएमआई में सर्विसेज की पीएमआई में वी शेप रिकवरी दिख रही है, मगर याद रखिए कि अभी 40% के लेवल पे पहुंची है। जब 50 पार करती है तभी आप कह सकते हैं कि रिसेशन से इंडिया बाहर आ गया। तो सर्विसेज लेवल में अभी रिसेशन फेज ही है मगर रिकवरी दिख रहा है। whereas मैन्युफैक्चरिंग में भी रिकवरी दिख रही है, मगर वहां तो 50 से ज्यादा हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी ऑर्डर बुक बढ़ गई है तो मैं ज्यादा खरीदारी आने वाले क्वार्टर में करने वाला हूँ। तो ये भी अच्छी खबर है। तो ऑल इन ऑल
इकोनॉमी में एक वी शेप रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो वी का शेप ऐसे बनता है और इसको अगर आईएमएफ के आंकड़े देखें तो उनका मानना है कि इस साल फुल ईयर के लिए 4.5% का गिरावट और अगले साल 6% की बढ़ा। ये 4.5% कुछ 2 महीने पहले की एक नंबर है। फ्रेश नंबर आएगा तो मेरे मानता हूँ कि ये 4.5 और भी मे बी 5.5-6% गिरावट तक जा सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का पिछले क्वार्टर का 23% आया था। और मगर अगले साल का 6% में मैं समझता हूँ ये नंबर करीबन सही लग रहा है। तो इस रिकवरी के पीछे थोड़े रिस्क फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या है वो फैक्टर? जैसे की बात मैंने किया कि महामारी में हमें रूरल इंडिया में बहुत सक्सेस मिला इनिशियली। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में टोटल केसेस के अंदर खाली 20% रूरल में थी, 80% अर्बन में थी। मगर जुलाई और अगस्त में देखिए 36% और 47% रूरल का आंकड़ा बढ़ गया है, राइट। तो मान लीजिए कि ओवरऑल इंडिया की गिर रही है, फिर भी रूरल की बढ़ रही है। तो करीबन समझिए कि जून से अगस्त तक अगर दें तो अर्बन की केस 3.5 गुना करीब बढ़ी है, तो रूरल की केस 7.5 गुना बढ़ी है, तो मोर देन डबल द रेट। तो ये रूरल के लिए एक रिस्क है। 3 तरह के रिस्क आते हैं इसके पीछे। एक है कि अगर ये फैल गई बहुत तो शायद लेबर सप्लाई जो खरीफ की क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, बैसाखी के पहले करना है ना, तो शायद लेबर का शॉर्टेज आ सकता है रूरल में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये फैल गई तो समझिए कि गवर्नमेंट शायद वापस लॉकडाउन का ऐलान करेगी, तो उसके कारण फिर भी डिमांड घट सकता है। और तीसरी चीज कि लोगों के मन में अगर हर फैमिली में किसी एक को आ रहा है कोविड महामारी, तो फिर दिवाली के टाइम में जो उम्मीद थी कि कंजम्पशन ये सब वापस बढ़ेगी, एक अच्छा माहौल बनेगा, मगर अगर ये क्राइसिस, मेडिकल क्राइसिस उधर फैल गई तो लोगों की कंज्यूमर सेंटिमेंट भी गिर सकती है। तो ये 3 रिस्क है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और ट्रैक करने की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो और एक चीज, मैंने ऑटो, टू व्हीलर और कार की बात करी और ट्रैक्टर की बात करी, तीनों लास्ट ईयर के लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। मगर ट्रक और बस और 3 व्हीलर ये तो अभी भी बहुत दबी हुई लेवल में है, उनकी रिकवरी में और थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी ऑफ ट्रक और बसेस और टू व्हीलर्स मार्केट में आ पहुंच गए। तो अनलेस वो एक्सेस कैपेसिटी यूज होता है अगले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे अब बढ़त देख पाएंगे, राइट। तो इसलिए अगर जीडीपी के आंकड़े देखें तो पिछले क्वार्टर का 24% का नेगेटिव, तो अगले क्वार्टर भी हम 9% की नेगेटिव देख रहे हैं, उसके अगले क्वार्टर भी 1.5% की नेगेटिव देख रहे हैं। शायद उसके बाद हम एक 2% लेवल की ग्रोथ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में देखें। तो वी शेप रिकवरी का ये नहीं है कि वी शेप माने स्टेट पॉजिटिव, वी शेप माने पहले लेस नेगेटिव फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो थोड़े महीने के लिए आपको जीडीपी के आंकड़े नेगेटिव क्षेत्र में ही आपको दिखने वाले हैं, राइट। तो अब ये इकोनॉमी के ऊपर जो हमने बात करी, तो उसके समेशन लेकर हम आगे बढ़ते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को एनालाइज करेंगे कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असर कैसे दिख रहा है। तो नेचुरली फर्स्ट हम सेक्टरल परफॉर्मेंस जानेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के सेक्टर्स यहाँ पे इंडेक्स के तौर पर आते हैं। और इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऑर्डर में बनाया, ये 13 सेक्टर है। इसके ऊपर वाले सेक्टर थोड़ी सेफ्टी सेक्टर होते हैं और नीचे वाले थोड़ी साइक्लिकल या रिस्कियर सेक्टर होते हैं। अब 1 महीना और 3 महीना देखिए करीबन सभी पॉजिटिव दिशा में दिख रहे हैं, मगर 6 महीने से लेकर 3 साल तक एक मिक्सड बैग है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम अगर दिसंबर की लेवल, फिर मार्च की लेवल जब गिरावट हुई, फिर सितंबर जहाँ पे ये वी शेप बाउंस बैक दिख रहा है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि दिसंबर में कुछ मिक्स्ड था 1 ईयर रिटर्न्स, मार्च में सभी 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव थे, और सितंबर में मिक्स्ड बैग है, यानी कुछ सेक्टर में ऑलरेडी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, कुछ में अभी नेगेटिव है, मगर फिर भी सभी क्षेत्रों में वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है, यानी नेगेटिव जो था वो कम नेगेटिव हुआ है। ये यहाँ पे नेक्स्ट बगल वाले टेबल में देखिए वी शेप रिकवरी लिखा है मैंने, वहाँ पे सभी आपको हरे निशान दिख रहे हैं, और उनको मैंने रैंक भी किया है कि टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडेक्स, तो मैंने 1, 2, 3 रैंक दिया है। और स्लोएस्ट ग्रोइंग, क्योंकि सबकी ग्रोथ थी,
हमने 11, 12, 13 दिया है। उसके राइट में मैंने कोविड इम्पैक्ट का किसके ऊपर असर ज्यादा असर कम, क्योंकि सभी नेगेटिव में गए थे, वो अभी हिस्टोरिकल है। ये सेक्टर में किसकी बढ़त किसकी ये सब यहाँ दिख रहा है। मैं मगर इंडिविजुअली आपको थोड़ा सेक्टर को एनालाइज कर देता हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर में देखिए क्या हालत है कि बहुत नेगेटिव से कम नेगेटिव हुई है। बहुत नेगेटिव क्यों थी, यानी 1 महीना और 3 महीना अभी पॉजिटिव हो गया है। बहुत नेगेटिव थी क्योंकि महामारी के वक्त में ये मॉरेटोरियम एनपीए का डर था, इसलिए उनके ऊपर बहुत भयंकर असर आया था। मगर अभी जो आरबीआई ने ये सब अनाउंसमेंट किया है उससे थोड़ी बेहतर स्थिति है, पर फिर भी अभी भी 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है। मगर एक 18% इंप्रूवमेंट हुआ है आपको कोविड के टाइम से आज की वी शेप रिकवरी में। और इसके कारण यहाँ पे है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी लेफ्ट में देखिए सभी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि सस्ता पैसा आरबीआई से मिला, 8 लाख करोड़ का फंडिंग भी मिला आरबीआई से, मगर उन्होंने लेंडिंग रेट में उतना कटौती नहीं किया। और मॉरेटोरियम के कारण उनकी जो रिपेमेंट होनी थी नहीं हुई, तो उनका इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गया। तो ये अच्छी स्थिति बैंकिंग की दिख रही है। उसके बावजूद रिकवरी है, मगर वो अभी भी 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव है, मगर पॉजिटिव आउटलुक है फ्यूचर के लिए। राइट में आप फिनेंशियल सर्विस है, फिनेंशियल सर्विस का भी इंडेक्स है, उसमें बैंक के साथ एनबीएफसी को जोड़ते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि बड़े एनबीएफसी जैसे लार्ज कैप और मिड कैप, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। छोटे एनबीएफसी पर असर बहुत है, क्योंकि एक तरफ मॉरेटोरियम का हिट है, दूसरी तरफ उनकी फंडिंग भी ड्राइव हो गई है। तो ये है समरी बैंकिंग सेक्टर की। आईटी सेक्टर में तो जैसे आपने देखा नास्डॉक में जो बढ़त है, यानी आईटी सेक्टर की आउटलुक पॉजिटिव है। तो वही चीज यहीं पे दिखती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई 1 ईयर रिटर्न, और 30% की वी शेप रिकवरी, और कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसको सपोर्ट करती है। हेल्थ केयर में आए तो हेल्थ केयर में 1 महीने में थोड़े नेगेटिव, मगर फिर भी देखिए अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। 58% वी शेप रिकवरी, नेगेटिव 1 ईयर रिटर्न टू पॉजिटिव। इसके कारण दो है, एक तो इंडिया में ही डिमांड बढ़ रहा है डायग्नोस्टिक्स हॉस्पिटल्स, इसके लिए महामारी के कारण, तो उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे देखिए टेबल के अंदर दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। और एट द सेम टाइम आने वाले दिन में, क्योंकि महामारी का जो भी वैक्सीन या क्यूर कहीं भी डिस्कवर होता है, तो बल्क ड्रग कैपेसिटी इंडिया के पास है जो उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो सभी इंडियन फार्मा कंपनीज को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलने की एक एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो स्टॉक खरीद रहे हैं बहुत लोग, तो रिटर्न भी वहां बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर आए, कंज्यूमर में 3 सेगमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो है, रिस्की सेक्टर है, क्योंकि रेट्स की गिरावट, डिमांड, हाई वैल्यू आइटम होते हैं, राइट। वेयरएज एफएमसीजी लो वैल्यू आइटम होती है, तो एक सेफ्टी सेक्टर होती है। तो वहां पे भी क्या चीज आप देख रहे हैं कि रिकवरी अच्छी हुई है, मगर 1 महीने के अंदर आप एफएमसीजी का नेगेटिव रिटर्न, क्यों? क्योंकि रूरल में महामारी के फैलने के कारण शायद लो एंड कंजम्पशन में थोड़ा असर आ सकता है, मार्केट का डर है। एट द सेम टाइम ये 1 ईयर रिटर्न अभी पॉजिटिव में आ चुकी है, मगर फिर भी इस क्वार्टर के अर्निंग्स में इसको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर के अर्निंग्स में कंज्यूमर के लीजिए या ऑटो के लीजिए एकदम भयंकर सभी लाल निशान में दिख रहे हैं ना आपको, यानी सभी में लॉसेस ही लॉसेस है। तो मार्केट बढ़त इसमें इसलिए कह रही है कि फ्यूचर शायद बेहतर दिखे, मगर आपकी करंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं आपको, ये सपोर्ट नहीं करती है कुछ रिकवरी इस दोनों सेक्टर में। तो बाकी जो रिस्की सेक्टर साइक्लिकल और इंडस्ट्रियल, जिसमें कैपिटल गुड्स, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन, मेटल, पावर, ऑयल एंड गैस, ये सब में देखिए अभी भी मार्च की रिटर्न भी नेगेटिव थे और 1 साल की रिटर्न भी नेगेटिव है। मानते हैं कि थोड़ी नेगेटिव कम हुई है, इसलिए हमने ग्रीन क्षेत्र में दिखाया, मगर यहाँ पे भी आपको क्वार्टरली अर्निंग्स जो है स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एनर्जी कंपनी, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन या सीमेंट, सभी में आपको लाल निशान दिख रहे हैं ना, यानी सबकी हालत बहुत बुरी है। और 24% की जीडीपी की गिरावट सीधे यहाँ पे दिख रही है इन कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी को। तो यहाँ पे भी जो 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव है, उसका सपोर्ट यही है कि अभी भी इनकी आउटलुक में कुछ सुधार नहीं है। और फाइनली बाकी जो बचे हुए सेक्टर हैं, सर्विसेज का भी नेगेटिव है, क्योंकि पता है आपको सर्विसेज के पीएमआई भी अभी उतनी बड़ी नहीं है, और ओवरऑल सर्विसेज का डिमांड भी कम है लॉकडाउन के कारण। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट तो सबको पता है, कोई सिनेमा या होटल में कोई नहीं जा रहा है, तो नेचुरली वो इफेक्ट है। फिनेंशियल सर्विसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब बाकी बचा था टेलीकॉम, तो टेलीकॉम के लिए अच्छी समय है, क्यों? क्योंकि घर के बैठे हुए इसका कर रहे हैं सब लोग, डेटा तो हैवी यूसेज होता है। एट द सेम टाइम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे पिक्चर की ज्यादा देखते हैं, तो डिमांड फॉर टेलीकॉम बढ़ रहा है, तो टेलीकॉम कंपनियों की हालत भी अच्छी है।
और कुछ सेक्टर्स अगर ले लें तो उसमें ज्यादातर आपको नेगेटिव लाल निशान दिख रहे हैं, जैसे केमिकल्स में, पेपर में, टेक्सटाइल में और ओवरऑल मिसलेनियस। इसमें एक शाइनिंग ग्रीन लाइट जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में है। फर्टिलाइजर की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है क्योंकि खरीफ की सोइंग के टाइम मैंने कहा अभी 7 साल के हाई पर पहुंच गई है, तो नेचुरली डिमांड फॉर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी बढ़ रहे हैं, राइट। तो सुंदरम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के अंदर ये आउटलुक हमने कैसे रखा है, आपको दिखाया थी कि हम ओवरवेट यानी पॉजिटिव है इन क्षेत्रों में जो करीबन 27% है NSE 500 इंडेक्स के अंदर बाय मार्केट कैप वेट, यानी IT, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकॉम, केमिकल और सर्विसेज, इनमें हम पॉजिटिव है। और ये सेक्टर में 1 ईयर रिटर्न आप देखेंगे तो खास करके आपको लग रहा है ना सभी पॉजिटिव में है, यानी हमारी सोच और मार्केट की सोच में तालमेल है। तो सेकेंड चीज में कहूंगा जहाँ पे हम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल चीज जहाँ पे है वहां पे FMCG में हम ओवरवेट पॉजिटिव थे तो उसको न्यूट्रल में गिरा दिया है। और बाकी न्यूट्रल क्षेत्र में समझिए कि ऑलरेडी हमने एक्सपोजर दिया है मगर अभी फ्रेश एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं और आने वाले दिन में डिसाइड करेंगे क्या उसमें कटौती करेंगे या और बढ़ाएंगे। ये वी शेप रिकवरी जैसे बढ़ती है तो समझिए कि 44% मार्केट के अंदर हमारे व्यू एक न्यूट्रल व्यू है, यानी हमारे फंड के अंदर सभी हरे निशान में दिख रहे हैं, मानी वो पॉजिटिव टेरिटरी में है मगर अभी ऐड नहीं कर रहे हैं इस वक्त। एक्सेप्ट नीचे देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में पिछले बैंक महीने में हमने खरीदारी सभी फंड में करी है, इसलिए उसको हरे निशान में दिखा रहे हैं। और जो अंडरवेट सेक्टर है यानी यहाँ पे हमारी व्यू नेगेटिव है वो है 28% मार्केट के अंदर, और यहाँ पे है ऑयल एंड गैस, NBFC, इंफ्रा, PSU, फेरस, नॉन फेरस और रियल एस्टेट। तो ये है खास करके हमारी व्यू। और ये अंडरवेट सेक्टर में हमारी पोर्टफोलियो में भी सब ज्यादातर आप देख रहे हैं रेड या ब्लैक में है, राइट। तो ऐसी चीज में अब सेक्टोरल मार्केट को हमने स्टडी कर दिया है। अब हम ध्यान देने वाले हैं मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की आउटलुक के ऊपर। तो मार्केट की बाउंस बैक में देखें तो तीनों का यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों का 1 महीने से लेकर 1 साल तक का रिटर्न पॉजिटिव है। खाली 3 साल में आपको मिड एंड स्मॉल कैप नेगेटिव है अभी भी और लार्ज कैप पॉजिटिव है। सेकेंड चीज आप देख रहे हैं कि 1 साल तक के रिटर्न में एक नया चीज क्या है कि स्मॉल कैप सबसे बेहतर सेक्टर है, उसके बाद मिड कैप का सेक्टर है, उसके बाद लार्ज कैप का सेक्टर है। Whereas 3 साल में सिचुएशन रिवर्स थी, लार्ज कैप वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। तो खास करके ये वी शेप रिकवरी में वही दिख रहा है कि स्मॉल कैप की सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है, फिर मिड कैप की, फिर लार्ज कैप। तो इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज के अंदर पहले अर्निंग सीजन को देखें हम, क्योंकि सेक्टरल चीज को देख लिया हमने। अभी इकोनॉमी की जो गिरावट थी 24% की GDP गिरावट, उसका अर्निंग्स के ऊपर क्या असर था। तो Q4 की जो अर्निंग्स है, क्योंकि तो लॉकडाउन तब हुआ था, देखिए ओवरऑल मार्केट में 46% की गिरावट अर्निंग्स Q4, और इस क्वार्टर में सेम 43%, यानी इकोनॉमी की डाउन टर्न तो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर से ही आपको स्टॉक मार्केट में दिखने लगी है। और खास करके अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो लार्ज कैप का 38% गिरावट, बैंक को निकालें तो 56%, मिड कैप की 30% की गिरावट, अगर बैंक को निकालेंगे तो 55% की गिरावट, और स्मॉल कैप में 86% की गिरावट। यानी स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा गिरावट अर्निंग्स के अंदर, मिड कैप की उससे कम और लार्ज कैप की उससे कम। मगर आपने देखा स्टॉक मार्केट तो पलट के रिकवरी हुई है, उसको हम बाद में स्टडी करते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप लार्ज कैप को स्टडी करेंगे तो ये सेक्टरल परफॉर्मेंस हमने देखा, तो लार्ज कैप का जो बेहतर परफॉर्मेंस आपने देखा अर्निंग्स के अंदर, उसके पीछे ये भी है कि 24% बैंक में है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, 15% सॉफ्टवेयर में जिसकी भी प्रॉफिट्स अच्छी थी। करीबन 40% मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होने के कारण आपने लार्ज कैप अर्निंग्स में उतना जंप बैक देखा है। तो लार्ज कैप के अंदर सेक्टर देखें हाँ, तो करीबन समझिए कि लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज लेफ्ट साइड में है ना, वहां पे ग्रीन ज्यादा है और लाल कम है, मगर छोटे मोटे कंपनी जो लार्ज कैप के अंदर है वहां पे रेड ज्यादा है। तो दिख रहा है साइज का इफेक्ट आपको सामने दिख रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए वहां पे बैंकिंग टॉप सेक्टर था, यहाँ पे फाइनेंस NBFC टॉप सेक्टर है,
12% और 11%। फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है, यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस है। स्मॉल कैप में सॉफ्टवेयर है वेटेज, तो स्मॉल सॉफ्टवेयर की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये याद रखने की चीज है। तो यहाँ पे भी सेक्टरल एलोकेशन देखिए तो ये है मिड कैप का क्षेत्र, 10,000 से 30,000 करोड़ वाले कंपनी। वहां पे देखिए करीबन ज्यादा लाल निशान दिख रहा है और थोड़े बहुत ग्रीन में है सेक्टर्स। वेरएज स्मॉल कैप में आए तो ग्रीन और भी कम होंगे और लाल ज्यादा होंगे, राइट। और माइक्रो कैप जो 30,000 करोड़ मार्केट कैप नीचे है, वहां तो समझे कि सभी लाल ही लाल निशान है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 कंपनीज एट द एंड। तो अर्निंग्स परफॉर्मेंस में भी सेक्टर वाइज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर सेक्टर लार्ज कैप में थोड़े पॉजिटिव है, मिड कैप में कम, स्मॉल कैप में और भी कम, और माइक्रो कैप में बहुत से कम। तो ऐसी एक परफॉर्मेंस में लार्ज कैप की परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करें तो चीज ऐसी है कि लार्ज कैप में आपने वी शेप रिकवरी करीबन 25 से 30% दिखा है। तो ये है उनकी अर्निंग्स की, अभी जो हमने देखा ग्राफ के दौर पर। तो एफआईआई फ्लोस कैसे थे इस मार्केट के अंदर, जो 30% की बढ़त दिखे अपने, उसमें एफआईआई फ्लोस का क्या हाथ है। तो आप देख रहे हैं तो सभी इमर्जिंग देशों से लास्ट ईयर 4-5 देश को पैसा मिले थे एफआईएस के, मगर इस ईयर सभी में नेगेटिव है, खाली इंडिया के। इंडिया के लिए भी जनवरी फरवरी मार्च की क्वार्टर में नेगेटिव रही $6 बिलियन, मगर उसके बाद अप्रैल से देखिए खाली इंडिया ऐसी मार्केट है जहाँ पे एफआईएस ने करीबन $11 बिलियन के निवेश किया है, राइट। तो इसके कारण इमर्जिंग मार्केट में तो बढ़त है, उसमें इंडिया अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और ये रुपए करोड़ में देखे, मैंने वो बिलियन में दिखाया था और डॉलर में, करोड़ में देखे तो 80,000 करोड़ रुपए अप्रैल से आज तक हमारे मार्केट में एफआईएस का निवेश हुआ है। तो लार्ज कैप के बढ़त के पीछे ये खास है कि एफआईएस ने इंडिया में पैसा निवेश किया, राइट। तो ये क्यों हुआ, तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि एफआईएस के लिए इंडिया के और एक करेंसी की आउटलुक फेवरेबल रही, क्योंकि जब भी एडवांस कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री को कंपेयर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंस होता है दो देश के बीच में, वो करेंसी की वीकनिंग प्रेडिक्ट करती है। तो ऐसी चीज में इंडिया और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट 10 साल वाले गवर्नमेंट की बोरिंग रेट में करीबन 5% का आपको डिफरेंस दिख रहा है लास्ट ईयर से दिस ईयर। तो ये 5% ही प्रेडिक्टेड डिप्रिसिएशन रेट, मगर एफआईआई इस 5% से, क्योंकि अगर ये 5% डिप्रेशन होता है तो उनके लिए उतना नुकसान होता है रेवेन्यू के अंदर। मगर अगर 5% के बगैर 4% हुआ तो 1% का उनको प्रॉफिट, मगर अगर अप्रिशिएशन हुआ तो सुपर प्रॉफिट। तो वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडियन करेंसी पे ये नॉर्मल लॉन्ग टर्म 5% जो एक्सपेक्टेड है वो अभी नहीं होगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि ऑयल की दाम में जो कटौती हुई है $80 पर बैरल से $40 पर बैरल, आधा का आधा जो कटौती हुआ है उससे, क्योंकि हम 80% अपना क्रूड का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली डॉलर जितना चाहिए सेम अमाउंट ऑफ क्रूड को इंपोर्ट करने के लिए वो तो कम होता है। तो नेचुरली हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट हर $10 की ड्रॉप इन प्राइस ऑफ गोल्ड आधा % हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट को इंप्रूव करती है। तो $40 माने करीबन 2% की इंप्रूवमेंट। तो आप देख रहे हैं ये -2% पे तो थी, आज पॉजिटिव में बदल गई थी, अब थोड़ा नेगेटिव में आई है, मगर फिर भी ये करंट अकाउंट डिफिसिट को इतना इंप्रूवमेंट रुपी के लिए एक स्टेबल चीज है। उसके साथ आरबीआई के पास भी करीबन $500 बिलियन का रिजर्व हाथ में। तो एफआईएस का ये मानना था कि कुछ प्रॉब्लम आ गई रुपये में डिप्रिसिएशन की तो आरबीआई आके उसको खरीदारी करके कंट्रोल कर सकती है डिप्रिसिएशन। और सही में यही हुआ कि एक साल के अंदर आपको खाली 2.5% का रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ, नॉट 5%। इनफैक्ट इन 3 महीनों में 2.5% की अप्रिसिएशन हुई है। तो एफआईएस के लिए मजा ही मजा, क्योंकि जिन्होंने भी 3-4 महीने पहले निवेश किया उनको ना ही स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिला, उनको करेंसी के कारण भी सुपर प्रॉफिट मिला। तो ये करेंसी का फेवरेबल आउटलुक एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण एफआईएस ने हमारे देश में निवेश इतना किया। उसके साथ वैल्यूएशन के तौर पर इंडियन मार्केट को देखे तो उसको कंपेयर करने पर और लॉन्ग टर्म कंपेयर अपने आप कंपेयर करने पर दोनों पे एक फेवरेबल वैल्यूएशन आउटलुक बनी थी एफआईएस के लिए। कैसे इसको बताएं हम? पहली चीज है इसका कंपैरिजन। अभी ग्रीन का एक लाइन दिख रहा है, वो है इमर्जिंग मार्केट के साथ हमारी पीई रेशियो का कंपैरिजन।
और ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो है वर्ल्ड की पी रेशो के साथ हमारी कंपैरिजन। जैसे अब दिख रहा है ये सब 0 से ज्यादा प्रीमियम में ज्यादा ट्रेड हो रही है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक फेवरेट कंट्री है। मगर रिसेंटली जून 2018 से पिछले 2 साल में ये प्रीमियम धीरे धीरे गिर रही है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो ये गिरने के कारण उन्होंने क्या देखा, अरे लॉन्ग टर्म में इतना प्रीमियम इंडिया के लिए हम दे रहे थे, अब उसमें इतना करेक्शन आ गया, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन के तौर पर, इसलिए वापस पैसा जो आने लगा। देखिए आप वी शेप मूवमेंट देख रहे हैं प्रीमियम के अंदर, तो ये एक मुख्य कारण थी कि इंडिया हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ द रिलेटिव प्रीमियम में बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था, इसलिए लोगों ने निवेश किया। इसके साथ इंडिया के अंदर पी रेशियो मानते हैं कि थोड़ा वैल्यूएशन में ठीक लग रहा है, उतना सस्ता नहीं है, मगर प्राइस टू बुक वैल्यू ये और एक वैल्यूएशन का एक फॉर्मूला है जो दाम को लेते हैं शेयर प्राइस को, मगर उसको डिवाइड करते हैं बैलेंस शीट का एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो होता है एसेट साइड में, उससे डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या लगता है लोगों को कि जो इंडियन मार्केट के अंदर जो कैपिटल एसेट क्रिएट हुए हैं, ये क्रिएट करते हुए उनको एक सेल्स की कैपेसिटी बनती है। अब वो कैपेसिटी डिमांड की गिरावट के कारण आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर गई है फ्रॉम 77% टू 69%। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि जब डिमांड वापस बढ़ती है तो इंडियन मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स बढ़ सकती है विदाउट हैविंग टू इनकर फ्रेश लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो क्या होता है कि सेल्स अगर 10% बढ़ती है तो प्रॉफिट 15 या 20% बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं होता है। तो ये एक वैल्यूएशन के तौर पर प्राइस टू बुक के बेसिस पे लॉन्ग टर्म एवरेज के अंदर देखें तो आज हमारी डिस्काउंट में चल रही है रिलेशन टू आवर एवरेज। तो इसमें भी फ्यूचर में इंप्रूवमेंट होने का एक एक्सपेक्टेशन है। जैसे देख रहे हैं 2006-07 में किस लेवल पे पहुंची थी प्राइस टू बुक, तो वो अपसाइड अभी दिख रहा है एफआईएस को, इसलिए वो अपने मार्केट में उन्होंने निवेश किया। तीसरी चीज राइट, ये जो मैंने इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी की बात करी, तो लार्ज कैप के लिए एक कैसे एक्सपेक्ट होता है अर्निंग्स की रिकवरी, वो यहाँ पे देख लीजिए कि करीबन 3-4 साल से हमारी निफ्टी की ईपीएस 450 के लेवल पे रही है, मगर उम्मीद है कि अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये एकदम से 660 जा सकती है अगर ये वी शेप रिकवरी सामने आ गई। तो उम्मीद रखते हैं कि वी शेप भी होगा और इस साल में थोड़ा होगा मगर अगले साल में जरूर अच्छा होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन भी एफआईएस को एक कंफर्ट दे रही है कि जो वैल्यूएशन आज दिख रहा है वो शायद तब नहीं दिखेगा, एक मोर रीजनेबल हो जाएगा। तो ये एक भी एडवांटेज है जो उनके मन में आज निवेश करने के लिए। तो मगर जैसे हमने देखा कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप की बढ़त इस बाउंस बैक में ज्यादा हुआ है इन कंपेयर टू लार्ज कैप। तो ये एफआई के फ्लोस तो उसको एक्सप्लेन नहीं करती, लो भी लार्ज कैप में बढ़त है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया एफआई के फ्लोस के थ्रू। तो क्या डोमेस्टिक एमएफ ने जाके स्मॉल कैप मिड कैप खरीद करी है, इसलिए वो हम भर रहे हैं, वो देख लेते हैं अब कि डोमेस्टिक एमएफ की फ्लोस कैसे रही है। तो डोमेस्टिक एमएफ ने जब 80,000 करोड़ एफआईएस ने निवेश किया, डोमेस्टिक एमएफ ने 20,000 करोड़ की सेलिंग करी है, खरीदारी नहीं करी है। तो क्यों ये नेगेटिव बन गए? क्योंकि एक तरफ जनवरी फरवरी मार्च में जब एफआईएस ने 48,000 करोड़ की बिक्री करी थी हमारे मार्केट के अंदर, तब 40,000 करोड़ की खरीदारी करके म्यूचुअल फंड में जो भी हाथ में कैश था उसको इस्तेमाल कर लिया। और फ्रेश तो आपने पैसा आया कि नहीं देखने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रॉस सेल्स और एसआईपी बुक ठीक रहे, मगर रिडम्पशंस बढ़ने के कारण नेट इस अप्रैल टू अगस्त के पीरियड में 7,500 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है डोमेस्टिक एमएफ की इक्विटी से। तो ना ही म्यूचुअल फंड के पास पुराना कैश पड़ा था, ना ही नया कैश आया उनको कुछ खरीदारी करने के लिए। बट इंडस्ट्री के अंदर इसके अलावा ईटीएफ में पैसा आए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रोविडेंट फंड ये सब ईटीएफ में निवेश करते हैं। तो 25,000 करोड़ की जो पैसा आई थी वो समझे कि ज्यादातर लार्ज कैप में ही जाता है, तो स्मॉल एंड मिड कैप के लिए यहाँ से भी सपोर्ट नहीं है। तो लार्ज कैप के लिए 80,000 करोड़ ऑफ एफआईआई प्लस 25,000 ऑफ ईटीएफ, ये लार्ज कैप क्षेत्र में बढ़त को एक्सप्लेन करती है। मगर म्यूचुअल फंड ने
नेट 20,000 करोड़ की सेलिंग ही करी है। और एग्जिस्टिंग फ्लोस में जो भी आए, फिर समझे कि एक म्यूचुअल फंड को पैसा आया होगा, दूसरा को पैसा निकला होगा, तो जो पैसा आया उसमें भी 75% लार्ज कैप वाली पैसा ही हाथ में आया है। तो स्मॉल एंड मिड कैप को खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड के पास उतने पैसा नहीं थे। तो ये मिड एंड स्मॉल कैप की राइज को क्या एक्सप्लेन करती है? तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाते हैं कहां पर? डोमेस्टिक में ये डायरेक्ट डिजिटली इक्विटी शेयर खरीदने वाले लोग भयंकर बढ़ गए हैं। करीबन 200,000 नहीं 2 लाख से ज्यादा न्यू डीमैट अकाउंट्स खुले हैं एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के बेस के ऊपर। तो सडनली ये एचएनआईज जो है और मीडियम एचएनआईज और नए मिलेनियल्स जो कहते हैं वैसे लोग, उनके पास टाइम वक्त बहुत है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और कंप्यूटर की सेविनेस भी है, तो उनके पास पैसा भी है, तनख्वाह आ रहा है उनके हाथ में। तो वो लोग अभी बाहर जाके खर्चा करने के लिए कुछ आवश्यक नहीं है, तो पैसे को लेकर मार्केट में, जैसे समझिए मार्केट को सट्टा बाजार समझ के डायरेक्ट स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाके वो स्टॉक ब्रोकर की रिकमेंडेशन या टीवी चैनल की रिकमेंडेशन को देखकर स्टॉक्स को खरीदने लगे हैं। तो ऐसी बात जो है, देखिए जीरोधा एक ब्रोकर को लीजिए इस लिस्ट के अंदर, उनके एक साल पहले करीबन 1 मिलियन से थोड़ा कम इन्वेस्टर्स थे उनके थ्रू, आज वो दुगना हो गए हैं 2 मिलियन। तो ऐसी बात यह है कि समझिए कि इन लोगों में जस्ट ओके जीरोधा का जीरो ब्रोकरेज होता है, तो कुछ पैसा भी नहीं लगता है स्टॉक खरीदने के लिए, तो ट्रेडिंग में आप घुसे और क्या खरीद रहे हैं? जैसे मैंने कहा रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंडेशन कैसे होते हैं? अरे इसका तो लाइफ टाइम लो में चल रहा है ये स्टॉक, और ये तो 52 वीक लो में है, ये तो 104 वीक लो में है, तो बहुत सस्ते में है, खरीद लो क्योंकि ये आउटलुक है, वी शेप रिकवरी, ये वैसी बात बना के एक मार्केटिंग उनके ऊपर किया जा रहा है। तो ये लोग, इनको मैं कहता हूँ रॉबिन हुड इन्वेस्टर। ये रॉबिन हुड होता है ना, वो जाके गुंडागर्दी करके वापस हो जाता है जंगल के अंदर, राइट? वैसे ये लोग आके खरीदारी करके जब सिचुएशन बदलेगी तो ये झट से निकल देंगे। और ये खरीद रहे भी कौन सी चीज है? जिसको कहते हैं पेनी स्टॉक, यानी जिसका 0 से 10 रुपए के दाम में बिक रहा हो। और उसको देखिए मार्च 23 से आज तक 5 से 7 गुना बढ़त हुआ है उनके दाम में। क्यों? क्योंकि ऐसे रॉबिन हुड इन्वेस्टर आके खरीद रहे हैं, तो लिक्विडिटी एकदम से कम होती है, तो कुछ भी खरीदारी हुई तो दाम एकदम से बढ़ती है। मगर ये लॉन्ग टर्म में हॉट केक हो गए या हॉट पोटेटो, खुदा ही जाने और वक्त ही बताएगा आपको कि क्या होगा। मगर आज के लिए क्योंकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 750 स्टॉक है, तो नेचुरली इनके सब प्राइस की बढ़त इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। मगर कोई भी म्यूचुअल फंड एक फंडामेंटल तौर पे ये सब कंपनी को खरीदेगा नहीं, तो ये सब राइज खाली इन लोगों की वजह से ज्यादातर हो रही है। तो ओवरऑल समराइज करें हम तो स्टॉक मार्केट की जो बाउंस बैक अब देख रहे हैं मार्च की कोविड करेक्शन के बाद, उसका 3 साइड से सपोर्ट है। एक है स्ट्रॉन्ग एफआईआई फ्लोज 80,000 करोड़, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ फ्लोज 25,000 करोड़ और स्ट्रॉन्ग रिटेल डायरेक्ट इक्विटी फ्लोज जो कि स्मॉल एंड मिड कैप को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी हालत में फ्यूचर आउटलुक के ऊपर अगर ध्यान देंगे हम, तो बात बनती है कि एक इमीडिएट अर्निंग्स आउटलुक तो वीक ही है, जैसे हमने कहा जीडीपी की आउटलुक के ऊपर कि नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है, तो थोड़ी महीनों के लिए क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव ही होगी आउटलुक। तो आपको इक्विटी असेट में अंदर इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन करना है, राइट? तो आपको ये बिजनेस साइकिल की तौर से करना है, क्योंकि अभी भी साइकिल जो है हमारी एक अच्छी साइकिल में जो स्थिति होती है कि लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, हाई डिमांड और गुड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और डाउन साइकिल में होती है हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, डिप्रेस्ड डिमांड। तो ये डिमांड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट साइकिल में अभी भी डाउन है, तो एक बुरी साइकिल ही अभी चल रही है। तो ये इकोनॉमी की साइकिल में ऑटोमेटिक मार्केट की साइकिल में बदलता है। तो आप देखें तो यहाँ पे पिछले 16 साल में हमारे देश में 4 साइकिल हुए हैं। तो अप्रैल 2003 टू जनवरी 2008 में एक अच्छी साइकिल, फिर एक जनवरी 8 में ग्लोबल क्राइसिस जो हुई उसके साथ बुरी साइकिल टिल अक्टूबर 13 में मनमोहन सिंह जी ने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किया, फिर मोदी की सरकार आई, तो वापस वहां से अक्टूबर 2013 से एक बढ़त आ गई कि दिसंबर 17 तक अच्छी दिन चले, फिर वापस
2017 में इंडियन स्लोडाउन की क्राइसिस शुरू हुई, अगेन एक डाउन टर्न शुरू हुआ है जिसको कहते हैं विशियस साइकिल। तो बात मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब कि अगर आप देखें इसके अंदर, तो जब साइकिल अच्छी चलती है तो स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बेहतर होता है, फिर मिड कैप का, फिर लार्ज कैप का। वेर एज बुरी साइकिल में आपको स्मॉल कैप भयंकर लॉस दिलवाता है, फिर मिड कैप आपको लॉस दिलवाएगा, उसके बाद आपको सेंसेक्स लॉस नहीं दिलवाता है मगर फ्लैट या थोड़ा 5% पॉजिटिव रिटर्न। यानी साइकिल के तौर पर आपको एसेट एलोकेशन बदलना है, ये चीज है। तो उसको एक अलग तरीके के एनालिसिस देखिए तो आपको भी एक महीना लगेगा कि कैसे होता है ये चीज। तो हमने एक रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस ओवर द लाइफ टाइम ऑफ निफ्टी तीनों इंडेक्स जो है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप के किया है, तो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिला जो कि अच्छे साइकिल में हुआ होगा। स्मॉल कैप में आपको 70% रिटर्न दिया और लार्ज कैप में 48% दिया पर एनम मंथ। मेरा लॉस जब होता है मिनिमम रिटर्न कहते हैं, तो लार्ज कैप में आपको 8% की लॉस हो सकती थी, मगर 21% लॉस हो सकता था आपको स्मॉल कैप के अंदर। यानी बुरी हालत होती तो बहुत बुरी, अच्छी हालत होती है अच्छी, बहुत अच्छी। ये है स्मॉल कैप और मिड कैप का अंतर। यानी कैपिटल लॉस करने की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो निफ्टी के अंदर 3 साल के अंदर 7% है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, मगर 4 गुना है स्मॉल कैप के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। तो ये सब बात को मिलते हुए आपको क्या सोचना है कि आज आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी सामने थोड़ी नेगेटिव दिख रही है और फ्यूचर की अर्निंग्स ग्रोथ भी कुछ नेगेटिव ही दिख रही है। तो डिमांड फॉर स्टॉक्स कहां से आएगा, वो एक डिसीजन है कि कैसे आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। और डिमांड के लिए एफआई एक खास चीज के डिमांड आते हैं, तो वहां पे इंडिया की पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक के कारण जो चीन के साथ हम कंपेयर करें तो इंडिया के बहुत बहुत सख्त एडवांटेज जो है कि चीन की लेबर सप्लाई घट रही है, हमारी 30 साल तक बढ़ रही है। और ये तो करीबन 115 मिलियन लोग हमारे यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, तो उधर 21 मिलियन लोग बाहर निकल रहे हैं वर्कफोर्स से। तो स्किल सेट में भी हमारी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है उसके कारण हमारे पास एडिक्वेट लेबर है सभी बेसिक स्किल्स मॉडरेट और एडवांस में। और इसके साथ फाइनल एक एडवांटेज जो बनता है वो ये है कि पर कैपिटा जीडीपी चाइना का $10,000 है तो हमारा 2000, यानी 5 गुना महंगा है चाइना इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट। और कोविड क्राइसिस के कारण चीन से बाहर निकलने का डिसीजन बहुत से लोगों ने किया है, अपने फैक्ट्री को वहां से हटा के दूसरे देशों में लगाने की। करीबन 44% लोग कह रहे हैं कि कोविड के कारण उनकी ये जो इंटेंशन थी वो और भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे करीबन $450 बिलियन के एक्सपोर्ट्स चाइना से बाहर निकल सकते हैं। वियतनाम के साथ गठबंधन है चाइना का, तो वो पहले वहां पर 140 बिलियन वहां जाने की एक्सपेक्टेशन है और उसके सेकंड नंबर पे इंडिया की 70 बिलियन पे है। मगर ये और भी बढ़ सकता है अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिसीजंस ले। एफडीआई तो ऑलरेडी जबरदस्त आ रहा है, मगर आ रहा है इंटरनेट कंपनियों में जैसे पेटीएम स्विगी ऐसे, अगर फैक्ट्रीज में आने के लिए हमें तो इसको और बढ़ाने की कुछ डिसीजन लेनी है। तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, सेंसिटिव है। तो एक चीज उन्होंने टैक्स रेट को 35% से 17% में कटौती करी, वो एक एडवांटेज है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को निकाला, वो दूसरी एडवांटेज है। और तीसरी चीज है कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बैंकिंग में भी एक चलान आया है, करीबन 80 रैंक की इंप्रूवमेंट हुई है हमारे देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ये सब एफडीआई के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो समझिए कि हमारी देश की अट्रैक्टिवनेस फिनेंस की ओर लीजिए, पीपल स्किल की और अवेलेबिलिटी की बात करें या बिजनेस इन्वेंट की बात करें, तीनों को मिलाने से आप देख रहे हैं कि इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री बन गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए। और बहुत से रिफॉर्म्स की भी जरूरत है जो गवर्नमेंट अभी करने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी विजन है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 लाख करोड़ की खर्चा करके। तो यहाँ पे इस आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स का भी एक सेक्शन इंक्लूड किया, जो बहुत कठिन रिफॉर्म्स रहे हैं उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसके इम्पैक्ट भी हाई होगी इस आने वाले दिन में। तो एक सेक्टर में आपके लिए दिखाऊंगा कैसे गवर्नमेंट प्रोएक्टिव और सेंसिटिव है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक्सपोर्ट्स एकदम गिर गई थी कोविड के कारण, तो उन्होंने तुरंत एक $7 बिलियन का प्रोडक्शन इंसेंटिव का प्लान बनाया, जिससे 4 से 6% उन्होंने इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर 5 साल के लिए कंपनियों को इंसेंटिव प्रॉमिस किया है। 31 जुलाई तक वो खत्म हुई तो 22 कंपनियों जो है ज्यादातर सैमसंग और एप्पल फोन के मैन्युफैक्चरर, तो
एप्पल और सैमसंग मिला के करीबन 60% वर्ल्ड के मोबाइल फोन मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो वहां उसकी प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो समझिए कि 11 लाख करोड़ की मोबाइल फोन और कंपोनेंट बन सकते हैं और 12 लाख लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है। तो इस ऐसी चीज के कारण अगर एक मूव ऑफ द वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमीज की देखे तो 1992 टू 2008 में यूएस का अव्वल नंबर था, मगर चीन जो 10वीं रैंक में थी 92 में 16 साल में उसने तीसरा नंबर पे पहुंच गई। और अगले 16 साल यानी 8 से 24 में चीन अव्वल नंबर पे पहुंचने वाली है। मगर इंडिया की हालत जो कि 1992 और 2000 में कहीं पे नहीं थी टॉप 10 में, वो सीधे टॉप 10 के बाहर से तीसरा नंबर पे आके टिकने वाली है 2024 में। तो ये इंडिया की लॉन्ग टर्म एक बुलिश स्टोरी जो है इकोनॉमी की, यही है एफडीआई और एफआईआई फ्लोज के लिए एक मैग्नेट। तो ये मैं समझता हूँ कि अगले कुछ सालों के लिए एफआई की फ्लो इस लॉन्ग टर्म तौर की जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढते हुए आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे एफआई है जैसे पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड, इनका आउटलुक ही लॉन्ग टर्म होता है इन टर्म्स ऑफ निवेश करना। तो ये पैसा जरूर आ सकता है। और लिक्विडिटी आउटलुक तो पॉजिटिव है, तो लिक्विडिटी होगी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप करीबन $3.5 ट्रिलियन कैश में पड़ा है। उसके साथ मैं कह रहा था कि $2 ट्रिलियन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। फिर करीबन अगले साल में $13 ट्रिलियन का और नोट छाप का प्रोग्राम सेंट्रल बैंकों के हाथ से होने वाला है। तो लिक्विडिटी का कोई कमी नहीं होगा। तो लार्ज कैप के लिए सस्टेनेबल लिक्विडिटी जारी रहेगी एफआईएस के थ्रू। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी अगर कुछ करेक्शन आते हैं और एफआईएस बेचते हैं तो उनके पास भी उनकी जो ओवरऑल ईएम है करीबन 10 लाख करोड़ की, उसमें 31% तो सीधे लार्ज कैप में है और बाकी सेक्टर में से भी लार्ज कैप का निवेश होता है। तो करीबन समझिए कि 68% ऑफ द एईएम ऑफ इंडस्ट्री यानी 6.5 लाख करोड़ लार्ज कैप में पड़ा है। तो लार्ज कैप खरीदने के लिए भी उनके लिए एक स्टॉक को बेचकर दूसरा खरीदना आसान होगा। तो लार्ज कैप के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट डोमेस्टिक एमएफ से भी जारी रहेगी। और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अब की जो वैल्यूएशन में कह रहा था कि थोड़ी रीजनेबल लग रही है, तो उसमें क्या है कि खाली 10 स्टॉक ने इस निफ्टी के वैल्यूएशन को उठाया है। अगर वो 10 को निकाले तो ट्रेलिंग पी में देखिए कितना गिरावट आता है और फॉरवर्ड पी में भी वही गिरावट आता है। यानी अगर 10 स्टॉक को निकाले बाकी 40 स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो ये भी एक चीज है कि खरीदारी करने के लिए ब्रॉड बेस्ड रैली हो सकती है लार्ज कैप के अंदर। तो ये इनको मिला के भी मैंने कहा कि वी शेप्ड रिकवरी है। तो FY22 में 16.5 की जो पी रेशो दिख रही है थोड़ी रीजनेबल लग रही है। अगर इसमें से वो 10 स्टॉक को हटाएंगे तो ये 16.5 भी करीबन 15 के करीब आ जाएंगे। तो समझिए कि लार्ज कैप की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल लग रही है ब्रॉडर मार्केट के अंदर, whereas मिड कैप और स्मॉल कैप रीसेंट प्राइस रेस के कारण करीबन 14 के पी में है। यानी ये तीनों आंकड़े के पीछे उम्मीद ये है कि लार्ज कैप की अर्निंग्स 24% बढ़ेगी और मिड कैप की और स्मॉल कैप की 20 से 22। तो इसमें क्या है कि क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बड़ी कंपनी है ना, तो वहां पे ग्रोथ पहले आएगा और ग्रैब कर सकते हैं डाउन टर्न से भाग रहे होते हैं। तो ये 24% के पीछे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो 20% की एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है। थोड़ा और लॉन्गर टर्म टाइम लीजिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लगते हैं, मगर FY22 की अर्निंग्स देखें तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो आपकी इक्विटी एसेट स्ट्रेटेजी इसके बेसिस के ऊपर आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को भी जज करना है। तो मैंने क्षेत्र में रिस्क प्रोफाइल को स्प्लिट किया है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टर, एक मॉडरेट इन्वेस्टर और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। उसके तौर पर आप देखें तो मैं कहूंगा कि एक अग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर के लिए अभी भी 5 साल का होराइजन रखना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी अभी भी विशेष साइकिल से बाहर निकली नहीं है, तो टाइम लगेगा। तो एक 5 साल का होराइजन, मगर एट द साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही वी शेप रिकवरी आती है तो शायद आपको रिस्क बढ़ाने की एक मौका आएगी। मैंने 1 साल लिखा है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 9 महीने से 18 महीने का एक फासला हो सकता है। तो आज मैं कहूँ कि 50% ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर लार्ज कैप में निवेश करें और बाकी 50 वो मिडिल स्मॉल कैप में कर सकते हैं। उसके बाद चाहे जब स्थिति बदलती है तो लार्ज कैप को थोड़ा कम कर सकते हैं। whereas मॉडरेट इन्वेस्टर मैं कहूँगा कि आप 70% लार्ज कैप में लगाइए और बाकी 30% आप मिडिल स्मॉल कैप में लगाइए। फिर 1 साल के बाद शायद उसका 50-50 आप कर सकते हैं।
अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होगा तो मैं कहूंगा कि 0 स्मॉल कैप आज रखो और 80% लार्ज कैप में आप रख लीजिए, और 1 साल के बाद शायद 10% आप स्मॉल कैप उसमें जुड़वा सकते हैं। तो ये है ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट एलोकेशन का फ्रेमवर्क जो आज की स्थिति में आपको रखनी चाहिए, यानी एसेंशियली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के लिए बायस होने की जरूरत है, राइट। तो ये बायस जो है, आपने सोचा कि नहीं नहीं स्मॉल कैप में ग्रोथ होती है या नहीं होती है, तो मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप में ही निवेश किया, जो मैंने कहा 50-70% या 80% भी कह रहा हूँ, तो समझिए कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी में से आपको करीबन 11% का CAGR मिला है और 15 ईयर्स 20 ईयर्स। तो अगर भूल गए और रख दिया लार्ज कैप में भी, आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं है। 11% जो है आपको बैंक डिपॉजिट के साथ कंपेयर करें तो आज 6% के करीब है बैंक डिपॉजिट, समझिए कि 7 तक भी जा सकते हैं करीब। तो 7 के साथ टैक्स बेनिफिट का जो एडवांटेज होता है इक्विटीज के अंदर, तो उधर 7% में आप 30% का टैक्स निकालें तो 5% में बैठता है, वेरएज यहाँ पे आपको 10% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो 11 का बनता है 10, तो उधर आपको नेट पोस्ट टैक्स 5% मिलता है, तो यहाँ आपको 10% यानी दुगना कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट आपको लार्ज कैप से विद द सेफ्टी एलिमेंट ऑफ रिलेटिव टू मिड कैप और स्मॉल कैप मिलने की गुंजाइश है। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न पोटेंशियल भी आपको मन में रखते हुए आप लार्ज कैप में निवेश ज्यादा करेंगे आज तो बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो अगले वेबिनार में हम मिलते हैं। थैंक यू। और इस महामारी के टाइम में आप सेफ रहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.